हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम है, स्वागत है सीजी कॉम्पिटिटर्स के इस प्लेटफॉर्म में, इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं बाल मनोविज्ञान की क्लासेस। आज 12वां क्लास है और आज भी हम देखेंगे अधिगम। ठीक है, पिछले क्लास में कुछ डिस्टरबेंस था जिसकी वजह से बीच में ही मैं क्लास को क्विट करना पड़ा, मुझे बीच में छोड़ना पड़ा। आज वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो हम क्या देख रहे थे भाई, हम क्या स्टार्ट कर रहे थे? पहली बात तो हम बात कर रहे थे व्यवहारवादियों के सिद्धांत। ठीक है, तो व्यवहारवादियों के सिद्धांत में एक तो थॉर्नडाइक साहब का सिद्धांत हो चुका था, जिसको हम प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा हल साहब का सिद्धांत हो चुका था, सेल हल साहब का सिद्धांत हमने देखे थे, प्रसूति क्रिया का सिद्धांत। और थर्ड जो हम देख रहे हैं वो पॉलक साहब का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, जब व्यवहारवादियों का सिद्धांत खत्म हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे संज्ञानवादियों का सिद्धांत, क्योंकि हम जानते हैं अधिगम के दो भाग थे। अधिगम के जो सिद्धांत लाए थे वो दो भाग थे। एक व्यवहारवादियों ने सिद्धांत दिया तो उसको हम व्यवहारवादियों का सिद्धांत मानते थे। ठीक है, और व्यवहारवादियों के सिद्धांत में अनुबंध को प्रायोरिटी दी गई थी। ठीक है, प्रयास को प्रायोरिटी दी गई थी, अनुबंध को प्रायोरिटी दी गई थी। लेकिन जो संज्ञानवादी सिद्धांत है वो संवेदना को प्रायोरिटी देते हैं, चेतना को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो ये बचा है आपका पॉलक का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, और एक और आप पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर संज्ञानवादी देखेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पर आए थे। पिछले क्लास में हमने क्या कहा था भाई कि पॉलक साहब के बारे में याद रखेंगे, उनके अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के बारे में याद रखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रतिपादक कौन है, पॉलक साहब सन 1904 में, और सन 1904 में इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इसको अनुबंधन का जनक कहा जाता है, और अनुबंधन क्या था ये कई बार आप समझ चुके हैं। ठीक है, जब किसी लक्ष्य के लिए, किसी उद्दीपक के लिए कोई अनुक्रिया, कोई क्रिया की जाती है तो उन दोनों के मध्य, अनुक्रिया उद्दीपक के मध्य एक संबंध स्थापित होता है। उस संबंध को हम कहते हैं अनुबंधन। ठीक है, और इसी को हम कह देते हैं, ठीक है, जब अनुबंधन हो जाता है, अनुबंधन स्ट्रॉन्ग होता है, तब हम इसे कह देते हैं अधिगम। व्यवहारवादियों के लिए ये डेफिनेशन है। चलिए, अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के उपनाम कई हैं जो आप पिछले क्लास में देख चुके हैं। जैसे कि शरीर शास्त्री का सिद्धांत कहा जाता है, इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है, इसे क्लासिक सिद्धांत या क्लासिक अनुबंधन कहा जाता है, इसे संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है, इसे स्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है, इसे प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। तो इनके अन्य नाम हैं, अन्य उपनाम हैं। ठीक है, जैसे आपका बोल देते हैं कि आपका नाम मान के चले कोई जो है स्कूल में, कॉलेज में कुछ और है ओरिजिनल नेम, और घर में सोनू, मोनू, गोलू, रामू, ठीक है, इस प्रकार से आपको पुकारा जाता है। उसी प्रकार इनका अन्य नाम है, तो ये याद रखेंगे। और ये एक्सपेरिमेंट जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में जो पॉलक साहब हैं उन्होंने क्या किया था, एक कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। पहली बात तो ये आप जान लीजिए, ये जो एक्सपेरिमेंट है किस पर किया था भाई, एक कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। कुत्ते को इस प्रकार से बांध दिया था और उसके जो लार ग्रंथि है उसको ऑपरेशन किया गया था, कहा गया था कि लार ग्रंथि को ऑपरेशन करके इसमें पाइप डालकर, ठीक है, एक बकेट में, एक बॉटल नुमा संरचना में इसको स्टोर किया जाए सामने। ठीक है, ये जो सामने आप देख पा रहे हैं वो दृश्य है देखने के लिए। किसके लिए? दृश्य देखने के लिए कि जो कुत्ते हैं, जो कुत्ता है वो किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है इस पर। ठीक है, और सामने ये क्या रखा है, ये भोजन दिया गया है। ये क्या है भाई, ये क्या है, भोजन है। क्या है ये है, ये क्या है, ये भोजन है। जैसे हमने देखे हैं
बिल्ली के ऊपर आपको देखने थॉर्नडाइक साहब ने बिल्ली के ऊपर किया था, ठीक है। इन्होंने कुत्ते के ऊपर किया है। बिल्ली को पिंजरे में डालकर क्या किया गया था, उनको बंद करके प्रयत्न भूल का सिद्धांत हमने देखे थे। तो प्रयत्न भूल के सिद्धांत में बिल्ली क्या करती है, बार बार पंजा लगाती है और पंजा लगाते हैं, फिर बाद में, ठीक है, किन्हीं को पैर में दबाकर वो बाहर निकलती थी। तो वो थॉर्नडाइक साहब का नियम था, ठीक है, थॉर्नडाइक साहब का सिद्धांत था, जिसको प्रयत्न भूल का सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने बिल्ली पर किया था। ये जो पॉलक साहब हैं, उन्होंने कुत्तों पर किया, कुत्ते पर किया। और दृश्य आप देख रहे हैं, ये देखने के लिए कि किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है। इधर क्या रखा हुआ है, इधर रखा हुआ है, ठीक है, इधर रखा है भोजन। क्या रखा है भाई, भोजन रखा हुआ है। और ये लार ग्रंथि की ऑपरेशन करके पाइप जो है इस तरफ से निकाली थी, ठीक है। तो ये दृश्य आप देख चुके हैं। चलिए अब देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट है जो पॉलक साहब ने किया है, उसके कुछ चरण थे जो हम देख रहे थे। कुछ चरण थे, 3 चरण थे। इनके कितने चरण थे भाई, 3 चरण थे। और 3 चरण में मैंने क्या कहा था कि जो भोजन है, अगर किसी कुत्ते को भोजन हम दिखाते हैं, तो भोजन दिखाते हैं तो उनके मुंह में लार आ जाता है। तो एक स्वाभाविक क्रिया है, मनुष्यों में भी होता है। कुछ चीज़ जो है चटपटा या फिर कुछ ऐसे जो आपका पसंदीदा जो है डिश का अभी नाम ले देते हैं या फिर आपके सामने आ जाता है, तो ऑटोमेटिक वो लार आ जाता है। कहने का मतलब मुंह में पानी आ जाता है, बोलते हैं ना, मुंह में पानी आ जाता है। तो स्वाभाविक क्रिया है। तो जैसे ही कुत्ते को भोजन डालते हैं, ठीक है, तो मुंह में लार आ जाता है, ठीक है। फिर दूसरे जो चरण है, दूसरा चरण क्या बोलता है, घंटी बजाते हैं और घंटी बजाने के साथ उनको भोजन देते हैं, तब भी उनके मुंह में लार आ जाता है, ठीक है। पहले की बातों को हम यूसीआर बोलते, यूसीएस बोले थे, ठीक है। और जो लार निकला है, चलिए मैंने क्या कहा भाई कि देखिए, जो स्टार्टिंग में भोजन था यूसीएस था, लार यूसीआर था। जब घंटी के साथ भोजन दिया जाता है तो भी लार निकलता है, और जब घंटी को ही बस बजाया जाए तो भी लार निकलता है। ये पहले फुल फॉर्म थोड़ा लिख लीजिए, यूसीएस क्या है, यूसीआर क्या है, सीएस क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यूसीएस एक चीज़ है, क्या है, यूसीएस, यूसीएस का फुल फॉर्म है आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है। स्वाभाविक उद्दीपक भोजन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई, हिंदी में कहते हैं स्वाभाविक उद्दीपक भोजन। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्वाभाविक उद्दीपक भोजन। चलिए, एक जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, यूसीआर। ये जो लार है उसको हमने क्या कहा, यूसीआर। इसे, इसका फुल फॉर्म है, क्या है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। क्या है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्वाभाविक अनुक्रिया लार, हिंदी में स्वाभाविक अनुक्रिया लार। चलिए, एक है जिसे हम कहते हैं
CS, एक और है जिसे हम कहते हैं CS। इसको मैं यहाँ लिख दूँ चलेगा, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत हो जा रहा है। ठीक है, एक मैंने क्या कहा, UCS, पूरा को यहीं लिख देता हूँ। UCS अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, या जिसे हम कहते हैं स्वाभाविक उद्दीपक भोजन। एक था UCR अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, या जिसे हिंदी में हम कहते हैं स्वाभाविक अनुक्रिया लार। एक और है जिसे हम कहते हैं CS, ठीक है, कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है। सो अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक, जिसे हम क्या कहते हैं, घंटी, अस्वाभाविक उद्दीपक या घंटी। एक है CR, और CR का फुल फॉर्म है कंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है, कंडीशनल रिस्पॉन्स। अस्वाभाविक अनुकूलित अनुक्रिया, अस्वाभाविक अनुकूलित अनुक्रिया, ठीक है। और ये क्या है, लार है, लार है। अब चलिए एक बार फिर हम वापस आते हैं, ठीक है, और एक बार फिर समझते हैं बातों को। चलिए, मैंने क्या कहा कि 3 चरण थे, 3 चरण। अब इसको याद रखेंगे। जो भोजन है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं, मैं लिख चुका हूँ पूरा। एकदम ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। 3 चरण थे। जब किसी कुत्ते को, इस कुत्ते को भोजन दिया जाता है तो ऑटोमेटिक उसके मुंह में लार निकलते हैं, तो भोजन को हम UCS कहते हैं, ठीक है। और UCS कहने का मतलब है अनकंडीशनल स्टिमुलस, स्वाभाविक उद्दीपक। तो भोजन को देने पर उनके मुंह में जो लार आ रहा है, ठीक है, कुत्ते के मुंह से जो लार निकल रहा है वो स्वाभाविक है, वो होना ही था, ठीक है। क्या है, स्वाभाविक है, वो होगा ही, वो जरूरी है, वो होना ही था, ठीक है। स्वभाव में है, जैसे हमारे स्वभाव में है भी कि मैंने क्या कहा कि कोई जो खट्टा वगैरह चीज़, या ठीक है गुपचुप, या कोई भी ऐसा चीज़ जो हमारा पसंदीदा है, उनका हम नाम ले देते हैं, बस तो मुंह में पानी आ जाता है, तो वो क्या है, स्वाभाविक है। उसी प्रकार क्या है, जब कुत्ते को भोजन डालते हैं तो क्या है, स्वाभाविक है। दूसरी बातें समझिए कि जब कुत्ते को भोजन के साथ जो है घंटी के साथ हम भोजन देते हैं, कि पहले कुत्ते को घंटी बजाते हैं, ठीक है, और जब घंटी बजाते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, भोजन देते हैं। अब जैसे ही घंटी बजाएंगे और साथ में भोजन देंगे तो भी उसका जो है क्या निकलेगा, लार निकलेगा। तो ये भी क्या है, क्या है, अनकंडीशनल है। यहाँ पर CS क्या कंडीशन है कि घंटी बजा रहे हैं, अनकंडीशनल है, लेकिन जो स्वाभाविक है, ये जो रिस्पॉन्स होना, स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है, लार है,
लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब सिर्फ घंटी बजाते हैं, सिर्फ घंटी बजाते हैं तो लार निकलता है। तो ये क्या है, ये जो है कंडीशनल जो है क्या है, रिस्पॉन्स है। अब देखिए इसके नियम को हम जानेंगे समझेंगे तब आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, क्या होगा आपको, ये जो नियम हम पढ़ेंगे अनुबंधन, चलिए याद रखें अनुबंधन इसी, ठीक है, अनुबंधन चलिए अनुबंधन की शर्तें, अनुबंधन की शर्तें यहाँ याद रखेंगे। अब अनुबंधन की शर्तें क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे एक एक करके, उसके बाद इनके नियम देखेंगे। अनुबंधन के नियम, अनुबंधन कहने का मतलब है कि जब, ठीक है, जब घंटी बजाने, देखिए पहले क्या होता था समझिए, पहले हम भोजन देते थे, समझिए पहले चरण में हमने क्या भोजन दे, उसके बाद ऑटोमेटिक लार निकल गया। दूसरी बार घंटी बजाए, उसके बाद क्या है भोजन दिए तो क्या हो गया, लार निकल गया। घंटी बजाए भोजन दिए तो लार निकल गए, फिर हम घंटी बजाए भोजन दिए लार निकल गए। लेकिन हम सिर्फ अगर कुत्ते के सामने घंटी बजाए तो कुत्ता समझ जाता है कि भाई घंटी बज रहा है, किसके लिए बज रहा है, मेरे लिए घंटी बज रहा है, तो घंटी बज रहा है तो मुझे भोजन तो मिलेगा ही। तो इसी प्रकार लार निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर भोजन नहीं दिया जाता, क्या नहीं दिया जाता, जब भोजन नहीं दिया जाता है तो क्या होता है, तो भी से वो लार निकलता है। अब ऐसी स्थिति को हम घंटी, ठीक है, देखिए अनुबंधित, इस स्थिति को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुबंधित। क्या कहते हैं भाई, अनुबंधित, अनुबंधित, ठीक है, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, अनुबंधित। और अनुबंधित का मतलब क्या है, बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है, घंटी से, ठीक है, क्या है, सॉरी ये अनुबंधित है ना, ठीक है, ये अनुबंधित का मतलब है किसी से बंधा नहीं है, किसी से बंधा नहीं है। इसका मतलब क्या है, किसी से बंधा ना हो, याद रहे, किसी से बंधा ना हो। देखिए आप लोगों को कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कि इसके नियम जब देखेंगे अनुबंधन के तब आपको ऑटोमेटिक समझ आएगा। जब नियम 4-5 नियम हैं जब हम देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्थिति क्या है, अनुबंधित है। क्या है, अनुबंधित है। अनुबंधित, अनुबंधित का मतलब है कि किसी से बंधा हुआ है। और ये किससे बंधा हुआ है भाई, घंटी से बंधा हुआ है। घंटी से बंध गया कि हम घंटी बजाएंगे और वो कुत्ता आ जाएगा। किसी से बंधा हुआ है, घंटी से बंधा हुआ है। तो घंटी बजाएंगे, कुत्ता आ जाएगा, लार निकालेगा, लेकिन हम उसको भोजन नहीं देंगे। तो उसको हम कहते हैं घंटी से बंधा हुआ है। याद रखें क्या है, ये घंटी से बंधा हुआ है। अब इसके जो शर्तें हैं उसको हम देखते हैं, क्या क्या होनी चाहिए, शर्तें किस प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अनुबंधित होने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। ठीक है, नंबर 1, सबसे पहले जो यूसीएस है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, जो भोजन है, और हमारा सीएस है, घंटी है, को प्रस्तुत करने का निश्चित क्रम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी कुत्ते को हम भोजन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी कुत्ते को भोजन दे रहे हैं, ठीक है, सीएस क्या है, यूसीएस क्या है, भोजन है, सीएस क्या है, घंटी है। तो जब भोजन दे रहे हैं घंटी बजा के साथ, तो घंटी और उस भोजन को का समय क्या होना चाहिए,
ठीक है, निश्चित होना चाहिए। और ये समय कितनी होनी चाहिए, इन दोनों के बीच अंतर कम से कम 3 से 5 सेकेंड का क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, जो घंटी है, घंटी बजाएंगे, कितना, 3 से 5 सेकंड के लिए घंटी बजाएंगे, फिर उनको क्या करेंगे, भोजन देंगे, और उसके बाद क्या निकलेगा, लार निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, अनुबंधन की शर्तें। क्या होती हैं भाई, अनुबंधन की शर्तें। चलिए, दूसरी बात है कि यूसीएस याद रखेंगे। यूसीएस क्या है, यूसीएस भोजन है। ठीक है, अनकंडीशनल भोजन है। यूसीएस को सीएस से अधिक प्रभावित होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक है, अब इससे क्या समझते हैं, यूसीएस को सीएस से अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। यूसीएस क्या है, भोजन है। ये क्या है भाई, भोजन है। ठीक है, ये घंटी है। तो यदि भोजन अधिक प्रभावशाली होगा घंटी से, तब जो है अनुबंधन होना, लार निकलना, अनुबंधन होना। ठीक है, ये अनुबंधन की शर्तें होंगी। कहने का मतलब, इसका मतलब क्या है भाई, कि अधिक प्रभावशाली का मतलब क्या है कि हम घंटी तो बजाएं, और घंटी बजाने के बाद उनको जो भोजन दे, तो भोजन जो है पेट भर भोजन मिलना चाहिए। प्रभावशाली का मतलब जो भोजन की प्रभाविता अधिक हो। ठीक है, भोजन उसको अत्यधिक दे, पेट भर भोजन दे। ऐसा नहीं कि हम घंटी बस बजा रहे हैं और भाई साहब जो है, ठीक है, थोड़ा से भोजन दिए, ठीक है, तो वहाँ अनुबंधन ही नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, अनुबंधन ही नहीं होगा। अनुबंधन का मतलब क्या है, जब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो अनुक्रिया की जाती है, उनके बीच संबंध होता है, तो अनुबंधन कहते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्य क्या है, उस भोजन को प्राप्त करना। ठीक है, उस भोजन को प्राप्त करना ही क्या है, लक्ष्य है। अब देखिए तीसरा क्या बोलता है भाई, कोई बाध्य अवरोध नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई बाध्य अवरोध नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब कोई बाध्य अवरोध नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो घंटी हम बजा रहे हैं, देखिए घंटी की आवाज़ बहुत सारी होती है। ठीक है, कुत्ते को बुलाने वाली घंटी है, फिर सिमिलर घंटी उसी समय अगर ट्रेन की घंटी बज गई, साइकिल की घंटी बज गई, मंदिर की घंटी बज गई, ठीक है, कहीं की घंटी बज गई, उसके सिमिलर घंटी, तो बाध्य होगा, अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और जब अवरोध होगा तो फिर अनुबंधन नहीं होगा। उनको लगेगा भाई किस तरफ की आवाज़ है, किधर आ रहा है, ठीक है, किस तरफ की घंटी है। तो बाध्य अवरोध कहने का मतलब उसी प्रकार का कोई दूसरा आवाज़ कहीं दूसरी जगह से न आए हो। ठीक है, ये चीज़ आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगी जब अनुबंधन के हम नियम देखेंगे। क्या देखेंगे, अनुबंधन के नियम। तो बस चलते हैं, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, अनुबंधन की ये शर्तें हैं। अनुबंधन के नियम जब देख लेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए, ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, पॉलक साहब का है। ठीक है, अनुबंधन के नियम ये पॉलक साहब का है भाई। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पॉलक साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया है ठीक है, तो जो नियम बताए हैं उन्हीं की बात करेंगे। सबसे पहला नियम क्या बोलता है, उत्तेजना। सबसे पहला नियम क्या है, उत्तेजना। ठीक है, चलिए, अगर उत्तेजना का मतलब क्या है कि यूसीएस, समझिए, यूसीएस
और सी एस को, आराम से समझेंगे, यू सी एस और सी एस को क्या करेंगे, बार बार प्रस्तुत करेंगे। क्या करेंगे, प्रस्तुत करने पर क्या होती है, उत्तेजना होती है, उत्तेजना होती है। अब बोलेंगे कैसे होती है सर, देखिए मैंने क्या कहा, सबसे पहला चरण क्या था भाई कि यू सी एस, ठीक है, यू सी एस हम देंगे तो क्या निकलेगा, यू सी आर निकलेगा, लार निकलेगा। दूसरा चरण हमने कहा कि सी एस के साथ हम यू सी एस देंगे, ठीक है, घंटी के साथ हम भोजन देंगे तो क्या निकलेगा, ठीक है, यू सी एस निकलेगा। और तीसरा मैंने क्या कहा कि सी एस देंगे तो सी आर निकलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ कहने का मतलब है, यहाँ हम भोजन देते हैं, पहले चरण में भोजन देते हैं तो लार निकलता है। दूसरे चरण में घंटी के साथ भोजन देते हैं तो भी लार निकलता है। तीसरे चरण में घंटी बस बजाने पर लार निकलता है, ठीक है। तो देखिए यू सी एस प्लस सी एस, यू सी एस प्लस सी एस क्या है, यू सी एस प्लस सी एस ये है। और यू सी एस प्लस सी एस को हम जब बार बार दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, इसको क्या करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इसको बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है। एक दिन आया, कुत्ते को क्या किया, एक दिन घंटी बजाया 3 से 5 सेकेंड, कुत्ते को भोजन दिए। दूसरे दिन घंटी बजाया, कुत्ते को भोजन दिए। तीसरे दिन घंटी बजाया, कुत्ते को भोजन दिए। चौथे दिन घंटी बजाया, कुत्ते को भोजन दिए। लगातार घंटी बजा बजा के कुत्ते को भोजन दे रहे हैं। कुत्ता भी समझ गए कि इस बार जब घंटी बजेगी भाई साहब तो भोजन मिलेगा ही मिलेगा। कुत्ते को भी समझ आ गया कि इस बार घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कुत्ता कमरे में है, घंटी बजाए, कुत्ता फट से उत्तेजित हो जाता है। क्यों? कि उनको पता है घंटी बज गया, मेरे लिए घंटी बजा है, अब भोजन मुझे मिलेगा, ठीक है। तो ये जो उत्तेजना हो रही है, कुत्ता जो है दौड़ के भाग रहा है, ठीक है, कुत्ता जो है लार निकालना स्टार्ट कर रहा है, जैसे उत्तेजना होती है लार निकालना स्टार्ट कर रहा है, घंटी बज गया लार निकालना स्टार्ट हो रहा है, तो भाई समझ में आएगा कि ये उत्तेजित हो रहा है, ठीक है। तो बार बार किसी चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं, यू सी एस प्लस सी आर को बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, तो कुत्ते को लग रहा है घंटी बज रहा है, मेरे लिए भोजन तैयार है, वो उत्तेजित हो जाएगा, ठीक है। तो कहा उत्तेजना के लिए अनुबंधन का नियम है, फर्स्ट उत्तेजना कब होगी, जब हम यू सी एस और सी एस को, कहने का मतलब है जो भोजन और घंटी को बार बार प्रस्तुत करे तो उत्तेजना होती है, वो समझ जाएगा कि घंटी मेरे लिए बज रही, ठीक है। चलिए दूसरी बात है जिसे हम कहते हैं विलोपन। क्या कहते हैं भाई, विलोपन, ठीक है। चलिए अब चलिए विलोपन का मतलब क्या है, यहाँ देखिए सभी चीज़ को मैं लिख नहीं पाऊंगा, सिर्फ समझाऊंगा, ठीक है। विलोपन का मतलब क्या है, देखिए पहले ही मैंने क्या कहा भाई कि यू सी एस होगा और यू सी आर निकलेगा, फिर क्या होगा, फिर क्या था कि सी एस होगा, यू सी एस होगा, फिर यू सी आर निकलेंगे, फिर हम सी एस, ठीक है, सी एस होने पर, या कहने का मतलब है कि घंटी बजने का पर क्या वो लार निकलता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, घंटी बजाई, फिर लार निकला, फिर घंटी बजाई, फिर लार निकला, फिर घंटी बजाई, फिर लार निकला, ठीक है। लगातार हम क्या कर रहे हैं, अनुबंधन हो गया, कहने का मतलब है उत्तेजित हो गया, उत्तेजित के बाद अनुबंधन हो गया, उसके बाद जो विलोपित होगा। लगातार हम देखिए तीसरा जो चरण है उस पर आते हैं। तीसरे चरण में हमने क्या किया कि घंटी बजाई लेकिन उनको भोजन नहीं दिया, ठीक है। तो सोच समझिए यहाँ पर कुत्ते के सामने हमने घंटे बजाए, एक दिन आया कुत्ते को भोजन नहीं मिला, वापस चला गया। फिर दूसरे दिन हमने क्या किया, घंटी बजाई और फिर लार निकला, कुत्ता आया, उनको भोजन नहीं मिला, क्योंकि भोजन लिखा नहीं इसमें, सी एस के बाद सी आर लिखा है।
फिर कुत्ते के पास तीसरे दिन हमने क्या किया, घंटी बजाई, फिर लार निकला, भोजन नहीं मिला। कुत्ता भी समझ गया भाई साहब एक फालतू का फालतू बेवकूफ़ बना रहा है, सिर्फ घंटी बजाए जा रहा है, भोजन तो दे ही नहीं रहा है। सिर्फ क्या हो रहा है, घंटी बजाया जा रहा है, भोजन तो दे ही नहीं रहा है। तो बाद में जब ये घंटी बजाते हैं तो कुत्ते के मुंह से लार ही नहीं निकल पाता। क्या नहीं निकल पाता, लार ही नहीं निकल पाएगा। एक ऐसी स्थिति आएगी, एक ऐसा स्थिति कंडीशन आएगा कि एक दिन घंटी बजाने पर भी, ठीक है, कुत्ते के मुंह से लार नहीं निकल पाएगा। और इसी स्थिति को हम बोलते हैं विलोपन, क्योंकि वो विलोपित हो गया। ठीक है, अनुबंधन पहले था, ठीक है, उत्तेजना के समय तो बंधन था, उसके बाद जो है दूसरे पॉइंट पर हम चले विलोपन। तो लगातार घंटी बजाने पर भी कुत्ता अब समझ गया कि मुझे भोजन दिया नहीं जा रहा है तो क्यों जाऊं, उसके मन में ये हो गया तो लार ही नहीं निकलेगा। तो इसे हम कहते हैं, ठीक है, विलोपन। विलोपन कहने का मतलब, विलोपन कब होगा, जब लगातार घंटी बजा रहे हैं, कुत्ते को भोजन नहीं दे रहे हैं। एक दिन समझ जाएगा कि घंटी बजाने के बाद भी कुत्ते के मुंह से जब लार नहीं निकलता, तब इसे हम कहते हैं विलोपन। ठीक है, चीज़ें क्लियर हैं। तीसरी बात है, तीसरा क्या है, अनुबंधन की जो है नियम देख रहे हैं, स्वतः पुनर्लाभ। एक होता है स्वतः पुनर्लाभ। अब स्वतः पुनर्लाभ का मतलब क्या है, स्वतः पुनर्लाभ का मतलब क्या है कि भाई अब हमने क्या किया कि जो है विलोपन हो गया। अब कुत्ते को कुत्ते के सामने घंटी बजाए और क्या हुआ, ठीक है, लार नहीं निकला क्योंकि भोजन नहीं मिल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, कुत्ते के सामने हमने क्या किया, घंटी बजाया। दूसरे तीसरे चौथे दिन जो भी है, कुत्ते के सामने घंटी बजाए, वो देखे पलट के, उसके सामने अब क्या प्रेजेंट कर दिए, भोजन प्रेजेंट कर दिए। ठीक है, 2-3 फिर उसको रिपीट किए, कुत्ते के सामने घंटी बजाए, भोजन प्रस्तुत कर दिए, घंटी बजाए, भोजन प्रस्तुत कर दिए। अब क्या होगा, ठीक है, फिर वो समझ जाएगा, फिर वो क्या होगा, समझ जाएगा। तो जैसे ही वो घंटी बजाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक कुत्ते के मुंह से लार निकल जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, स्वतः पुनर्लाभ हो रहा है। जैसा स्टार्टिंग में था उत्तेजना, जैसे उत्तेजना वाला पॉइंट पे हमने देखे कि घंटी बजाने से लार निकल जाता है, तो वैसी उत्तेजना फेस होने लगी। कहने का मतलब पुनः उसी स्थिति में आ गई, पहले वाली जो स्थिति में। अब घंटी बजाने के बाद वो लार निकल गया है क्योंकि उनको भोजन मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्वतः पुनर्लाभ। चौथे नंबर पर हम बातें करें तो उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक क्या है, सामान्यीकरण। अब इसका मतलब क्या है ये समझिए, मैं मतलब बस समझा रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, बहुत लंबा चौड़ा लिखना होगा, ये करना है। ठीक है, चलिए देखिए, उद्दीपक कहने का मतलब है क्या है भाई, जो है उद्दीपक का मतलब है लक्ष्य। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो लिखा है, जैसे यहाँ पर स्वाभाविक उद्दीपक, ठीक है, CS उद्दीपक मतलब भोजन, और भोजन क्या है, लक्ष्य है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण का मतलब क्या है कि हम तो घंटी बजा रहे हैं, मैंने क्या, घंटी तो मैंने बजा रहा हूँ, लेकिन उसी समय, जिस समय मैं घंटी बजा के कुत्ते को भोजन दे रहा हूँ, उसी समय हो सकता है ट्रेन की घंटी बज गई, उसी समय हो सकता है मंदिर की घंटी बज गई, उसी समय हो सकता है किसी के साइकिल की घंटी बज गई। ठीक है, जो सिमिलरिटी है, ठीक है, कुत्ते की भोजन वाली घंटी में और अन्य घंटी में सिमिलरिटी है, और वही घंटी उसी समय उसी वक्त बज जाती है। ठीक है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है, कुत्ता क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि घंटी किसके लिए, मेरे लिए कहाँ से आ रहा है। तो उसको कहते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। क्या कहते हैं, उद्दीपक सामान्यीकरण। ठीक है, चलिए एक और है 5वें नंबर पर, जिसे कहते हैं उद्दीपक विभेदन। ठीक है, उद्दीपक विभेदन का मतलब क्या है, अब समझिए। ठीक है, कई दिन ऐसी लगातार हुआ, इत्तेफाक से ऐसी कई दिन लगातार हुआ जब कुत्ते को घंटी बजा के भोजन दिया जा रहा है, उसी समय ट्रेन का, ठीक है, उसी समय ठीक मंदिर का घंटी बजते जा रहा है। ठीक है, वो कन्फ्यूज़ हो जाए। फिर बाद में कुत्ते को समझ आ जाता है,
फ़र्क समझ जाता है कि मुझे खाना देने वाला जो घंटी बजा रहा है और ट्रेन से या मंदिर की से आवाज़ जो आ रही घंटी की, वो दोनों में अंतर है, उन दोनों में डिफ्रेंशिएट वो समझ जाता है। ठीक है, जब दोनों में अंतर समझ जाता है, डिफरेंस समझ जाता है, तब इसे कहते हैं उद्दीपक विभेदन। भेदन, भेदन मतलब ठीक है, भेद करना उनको आ गया, भेद करना कहने का मतलब ठीक है, उनको अंतर करना समझ आ गया कि मेरे वाला जो घंटी है, मुझे खाने देने वाला जो घंटी बजा रहा है, या ट्रेन की जो घंटी आ रही है, दोनों में अंतर है, या मंदिर की जो घंटी आ रही है आवाज़, उन दोनों में अंतर है। इसे कहते हैं उद्दीपक विभेदन। ठीक है, जब दोनों के बीच अंतर समझ आ गया, दो घंटी की आवाज़ के बीच अंतर समझ आ जाता है, तब कहा जाता है उद्दीपक विभेदन। अब ऐसी स्थिति होगी तब क्या होगा भाई, अनुबंधन होगा। ठीक है, छठा है बाह्य अवरोध। अब बाह्य अवरोध का मतलब है ठीक है, जब जो है बाहर से कोई आवाज़ आती है, अवरोध होता है, जैसे घंटी की आवाज़ आती है, कुछ भी होता है, तो बाहरी अवरोध नहीं होना चाहिए। अगर बाह्य अवरोध हो जाता है तो अनुबंधन धीमी हो जाती है। याद रखिए क्या हो जाता है, बाह्य अवरोध होने पर अनुबंधन क्या हो जाएगा भाई, धीमा हो जाएगा। ठीक है, बाह्य अवरोध आने पर अनुबंधन क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है, बाहरी अवरोध नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एक होता है कालिक क्रम, सातवां, और जिसको हम कह सकते हैं अंतिम, क्या है, कालिक क्रम। और कालिक क्रम कहने का मतलब है कि घंटी एवं भोजन का क्रम निश्चित होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, निश्चित होना चाहिए। अब निश्चित होना चाहिए कहने का मतलब है इन दोनों के बीच, ठीक है, इन दोनों के बीच जो गैप होगा, पहले घंटी बजेगा और घंटी बजने के बाद 3 से 5 सेकंड के बाद किसको देंगे, भोजन को देंगे, तब इसे कहते हैं कालिक क्रम। तो समझ में आ गया आप लोगों को, समझ में आ गया। ठीक है, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, उत्तेजना का मतलब, कहने का मतलब है शेष प्लस यू शेष को जब बार बार रिपीट करते हैं, कहने का मतलब खाने के साथ जो है घंटी बजाने के साथ उनको खाना देते हैं, तब कुत्ता समझ आ जाता है कि मेरे लिए क्या हो रहा है, घंटी बजा रहा है। इसलिए जब सिर्फ घंटी की आवाज़ आती है तो उनके मुंह में लार आ ही जाता है। ठीक है, ये कहलाता है उत्तेजना, उत्तेजित हो जाता है। दूसरा विलोपन। ठीक है, दूसरा क्या है, विलोपन। ठीक है, जब हम बार बार घंटी बजा के साथ कुत्ते को भोजन दे रहे थे, लेकिन इस बार हमने क्या किया, सिर्फ घंटी बजा रहे हैं, लेकिन बार बार उसी फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं कि सिर्फ घंटी बजा रहे हैं। ठीक है, तो उनको समझ आ गया भाई साहब सिर्फ घंटी बजा रहे, भोजन नहीं दे रहे हैं। तब स्थिति में जब लार नहीं निकलती थी, ठीक है, तब क्या हो जाता है, इसको हम कहते हैं विलोपन। ठीक है, तीसरा स्थिति स्वतः पुनर्लाभ। ठीक है, स्वतः पुनर्लाभ, फिर से कुछ दिन बाद हम लगातार घंटी बजाने के बाद भोजन देते हैं, लगातार वही रिपीट करते हैं, घंटी प्लस भोजन देते हैं। ठीक है, उसके बाद सिर्फ घंटी बजाने पर समझ आता है कि उनको भोजन मिलने वाला, तो ये क्या होता है, स्वतः पुनर्लाभ। उद्दीपक समानीकरण। ठीक है, उद्दीपक समानीकरण कहने का मतलब है कि अगर उसी समय ट्रेन की घंटी की आवाज़, उसी समय जिस समय घंटी बजा के भोजन दे रहे हैं, उसी समय ट्रेन की घंटी की आवाज़, मंदिर की घंटी की आवाज़, इस साइकिल की घंटी की आवाज़ आ जाता है, उसको कहते हैं उद्दीपक समानीकरण। उद्दीपक विभेदन कहने का मतलब है ट्रेन की घंटी की आवाज़ और जो भोजन दे रहे हैं, ठीक है, वो भोजन के साथ जो घंटी बजा के दे रहे हैं, तो उनकी जो है उन दोनों के बीच की आवाज़ के बीच के मध्य अंतर समझ जाता है, तो उसको कहते हैं उद्दीपक विभेदन। बाह्य अवरोध बाह्य अवरोध कहने का मतलब अनुबंधन धीमा हो जाएगा यदि बाह्य अवरोध आता है। तो कालिक क्रम, घंटी और भोजन को प्रस्तुत करने का जो समय होगा वो निश्चित होना चाहिए। पहले घंटी को प्रस्तुत करे, कहने का घंटी बजाए, 3 से 5 सेकंड तक घंटी बजाए, फिर उनको भोजन दे, तो इसको हम कहते हैं, ये सारे की चीज़ें क्या कहा जाता है भाई, ये सारे के सारे चीज़ें अनुबंधन के नियम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये पॉलक साहब का एक्सपेरिमेंट है और उन्होंने ये नियम दिए हैं। क्लियर है चीज़ें? चलिए
ठीक है, एक्सपेरिमेंट समझ में आया। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो जो है क्रिया प्रसूत अधिनियम सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का अधिगम सिद्धांत। ठीक है, क्रिया प्रसूत का अधिगम सिद्धांत। ठीक है, तो अभी तक जितने चल रहे हैं वो क्या थे भाई, व्यवहारवादी थे। जितने भी हम देख रहे थे सभी क्या है, व्यवहारवादी थे। चलिए अब देखिए इसमें क्या है, याद रखेंगे इसके बारे में याद रखेंगे। प्रतिपादक, इस सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था, B.F. स्किनर ने। B.F. स्किनर ने इस जो क्रिया प्रसूत का अधिगम का सिद्धांत है उसका प्रतिपादक B.F. स्किनर ने किया था। ठीक है, चलिए प्रयोग किस पर किया था, चलिए चूहे पर प्रयोग किया था, ये याद रखिए, प्रयोग किया था किस पर, चूहे के ऊपर। चूहे के ऊपर उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। तीसरी बातें याद रखेंगे, कब किया, सन 1938 में ये प्रयोग किया। ठीक है, चलिए अन्य इनके उपनाम भी है, उपनाम यहीं पर लिख देता हूँ। ये जो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत है इसके उपनाम है। ठीक है, क्या क्या है, एक जिसे हम कहते हैं जो है साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। एक जिसे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। एक कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। एक जिसे हम कहते हैं कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत कहते हैं। इसको व्यवहारिक सिद्धांत कहते हैं, व्यवहारिक सिद्धांत कहते हैं। उत्सर्जित अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, उत्सर्जित अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। चलिए ये जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है वो किस पर किया हुआ है भाई, B.F. स्किनर ने बिल्ली पर किया है। ठीक है, B.F. स्किनर साहब ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया है, बिल्ली पर किया है। ठीक है, मेरे पास चित्र अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं बता दूं बिल्ली पर। ठीक है, प्रयोग फिर विषय मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए एक पिंजरा होगा,
क्या होगा, एक पिंजरा है और पिंजरे में क्या किया गया, एक बिल्ली को, जो भी है ये बिल्ली है जैसे नहीं, ठीक है, ये क्या है, बिल्ली है। अब समझ जाइए, ठीक है, चित्र जैसा भी बने, ठीक है। क्या किया, पिंजरे में क्या किया गया, बिल्ली को रखा। क्या किया, बिल्ली को पिंजरे में, सॉरी बिल्ली बोल रहा है, क्या बिल्ली का नहीं, चूहा का, भाई मैंने बिल्ली लग दिया, बार बार बिल्ली बिल्ली, मैंने क्या किया इसको, ठीक है, किस पर किया, चूहे पर किया। मैं लिख ही चुका हूँ, किस पर, चूहे के ऊपर, किस पर, चूहे के ऊपर, ठीक है। ये क्या है, चूहा है, बिल्ली ने चूहा पर प्रयोग किया। देखिए ये जो प्रयोग है ये भी याद रखेंगे, ठीक है। यह प्रयोग थॉर्नडाइक के प्रयोग के का प्रभाव है, ठीक है। ये जो प्रयोग है सिमिलर किसके है, थॉर्नडाइक के, ठीक है। ये भी याद रखें, यह प्रयोग थॉर्नडाइक के प्रयोग के समान है, के समान है, के समान है या उनके प्रयोग पर आधारित है, ऐसा बोल सकते हैं। ये जो, ठीक है, प्रयोग है वो थॉर्नडाइक के प्रयोग के समान है या उनके प्रयोग के जो है सिमिलैरिटी है। चलिए उसके आधार पर है। कैसे, जैसे थॉर्नडाइक ने क्या किया था, प्रयत्न भूल का सिद्धांत दिया था और प्रयत्न भूल के सिद्धांत में बिल्ली को अंदर रख दिया था, ठीक है, और अंदर रख कर उसको एक जो है बॉक्स में भर दिया था और जो है बाहर भोजन दिया था। क्या किया था, बाहर उनको क्या किया था, भोजन दिया था। बार बार जो बिल्ली पंजे मारती थी दीवार पर, सलाखों पर, नहीं खुलता, लेकिन जब स्किनी पर पंजा मारती है तो दरवाज़ा खुल जाता है, भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो उसको हम कहते हैं प्रयत्न भूल का सिद्धांत। सेम एज इट इज़, लगभग वैसे ही थॉर्नडाइक के प्रयोग के ही समान ये जो उनका प्रयोग है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो चूहा है, चूहों को यहाँ क्या किया जाता है, इसके बाहर भोजन दिया जाता है। इसके बाहर क्या किया जाता है, भोजन दिया जाता है। क्या किया जाता है, भोजन, ठीक है। तो देखिए जब भोजन दिया जाता है और इसको बाद में क्या किया जाता है, पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है। एक खोलने का एक रास्ता होगा, क्या होगा, एक खोलने का क्या होगा, रास्ता होगा, ठीक है। जब ये बाद में कोशिश करने के बाद, ठीक है, लगातार क्या करते हैं, बिल्ली बाहर आने की कोशिश करते हैं। एक बार क्या होता है, बाहर आ जाता है और ये जो है भोजन ग्रहण कर लेता है। देखिए यहाँ पर इसको क्या किया गया है, इसको किस प्रकार का जो है थ्योरी माना है, पुनर्बलन का सिद्धांत। क्या कहा है, पुनर्बलन, ठीक है। पुनर्बलन का सिद्धांत माना है, पुनर्बलन के आधार पर इसको लिया गया है, ठीक है। सोच समझे, पुनर्बलन कहने का मतलब बिल्ली को अंदर बंद कर दिया गया, ठीक है। उनको भूख लगी है, भूख से वो तड़प रहे हैं, जब बाहर निकलेंगे तो कैसे, पुनर्बलन के सिद्धांत हमने देखे थे। पुनर्बलन के सिद्धांत में हमने क्या कहा था भाई, पुनर्बलन के सिद्धांत हम शायद देखेंगे बाद में, ठीक है। पुनर्बलन के सिद्धांत कहने का मतलब है कि जैसे ही हमें किसी चीज़ की नीड होती है, ज़रूरत होती है, जैसे मैंने भोजन की ज़रूरत हुई तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको पाने के लिए, ठीक है, उसको पाने के लिए हम क्या करते हैं, जो कोशिश करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पुनर्बलन का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, जब बिल्ली बाहर झांकती, ये भी याद रखें, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा, ठीक है, जब बिल्ली बाहर जो है पंजा मारने के लिए झांकती है, ठीक है, थोड़ा सा गैप रहता है, झांकती है तो उसको डंडे से पीटा जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, बिल्ली बार बार अपने किचन में आ जाते हैं, ठीक है, ये चूहे की एक्सपेरिमेंट है ना, बिल्ली की एग्जांपल देखो, बिल्ली है, ठीक है, बिल्ली बार बार जो है हमारे किचन में आते हैं तो उसको डंडा से हम उसको डराते हैं। क्या करते हैं, डंडा से डराते हैं, देखिए डंडे से डराते जाते हैं। जब हम नहीं होते तो बिल्ली चुपके से आके दूध पी जाती है, ठीक है। यही होता है अपने किचन में, बस वही यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया कि बाहर भोजन रख दिया, अंदर बिल्ली को कैद कर दिया, ठीक है, और हल्का बिल्ली झांक के देख रही है, ठीक है, और भोजन को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, भोजन को ग्रहण करने की कोशिश है। फिर उसको डंडे से डरा रहे हैं तो पंजा हटा दे रही है,
ठीक है, यहाँ पर चूहे की एग्जांपल, चूहा है, ठीक है, चूहे वसी कर रहे हैं। अब देखिए अब क्या होगा, इसके दो हो सकते हैं, ये जो पुनर्बलन दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। पुनर्बलन जो हम दिए या कहने का भोजन हम दिए, तो भोजन के दो स्वरूप हो सकते हैं देने की, एक सकारात्मक हो सकता है, सकारात्मक, और दूसरा नकारात्मक, ठीक है। सकारात्मक कहने का मतलब क्या है, ठीक है, सकारात्मक कहने का मतलब क्या है उस वे में है, ठीक है। अगर सकारात्मक में, सकारात्मक कहने का मतलब है कि अगर कोई, देखिए यहाँ पर मैंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया है भाई व्यक्ति के ऊपर थोड़ी कर सकते, जानवर के ऊपर कर रहे हैं ना, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, बाल मनोविज्ञान, बच्चों के लिए, क्या कह रहे हैं, बच्चों के लिए बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं। एक्सपेरिमेंट हालांकि चूहे के ऊपर हो रहा है, लेकिन बच्चों के लिए, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या कार्य होगा, ठीक है। जब कोई अच्छे आप काम करते हैं सकारात्मक कार्य, तब आपको पुरस्कार से हो सकता है सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तब आपकी हो सकता है प्रशंसा की जाती है, ठीक है। जब आपको सम्मान दिया जाता है, ठीक है, तब उसको हम कहते हैं सकारात्मक। किसी लक्ष्य को पाने के लिए अगर कोई कार्य कर रहे हैं, अगर वो सकारात्मक कार्य है, तो आपको हो सकता है अच्छा काम किए तो पुरस्कार दिया जाता है, प्रशंसा की जाती है, ठीक है, सम्मान दिया जाता है। हो सकता है आपने जो है होता है कि आप टॉप कर दिए, मान के चलिए क्लास में टॉप कर दिए, तो आपको भाई पुरस्कार किया जाए, शाबाशी दी जाती है कि भाई ये लड़का टॉप किया है, ठीक है, ये लड़का पढ़ने में होशियार है, तो इनकी प्रशंसा हो रही। लेकिन जब नकारात्मक की बात आती है, कहने का मतलब जब फेल हो जाते हैं, ठीक है, हो सकता है दंड दिया जाएगा, इसका भय रहता है, ठीक है, दंड का भय रहता है, ठीक है, शौक लगना का भय रहता है, किसी बात का अगर नकारात्मक कार्य कोई गलती हो गई, ठीक है, डांटने का भय रहता है, ठीक है, इतने सारे चीज़ों का भय रहता है, तो नकारात्मक होगा। वैसे बिल्ली को लग रहा था, वैसे यहाँ पर क्या लगता है, बिल्ली को अगर मैं भोजन को ग्रहण करूँ तो हो सकता है ये जो बॉस है मेरा, ये भोजन रखा है, ठीक है, हो सकता है मुझे मार दें, दंड दें, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लेन करके बच्चों के ऊपर लागू करने की कोशिश की गई कि बच्चों के किस प्रकार से हम उसको समझा सकते हैं, बाल मनोविज्ञान में शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से ले जा सकते हैं, ठीक है। सकारात्मक कार्य में प्रशंसा की जाती है, पुरस्कार दिए जाते हैं, उसको सम्मान दिया जाता है। लेकिन नकारात्मक कार्य में अगर नकारात्मक होता है तो उन बच्चों को समझाया जाता है कि भाई बेटा अगर गलती करोगे तो, ठीक है, भय लगाया जाता है, डर लगाया जाता है कि दंड आपको मिलेगा, फेल हो जाओगे, भविष्य खराब हो जाएगा, इस प्रकार से। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और याद रखिए सकारात्मक, इसको कहते हैं सकारात्मक पुनर्बलन। देखिए पुनर्बलन के दो मैंने क्या कहा है, ठीक है, एक कहा जाता है सकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है, और दूसरा जिसको कहते हैं नकारात्मक पुनर्बलन। और सकारात्मक पुनर्बलन में व्यक्ति इसको बार बार दोहराता है, क्या करता है, बार बार इस चीज़ों को दोहराता है कि यही काम करूँगा। आपको यदि आपकी अगर प्रशंसा होती है बार बार लगातार कि भाई ये अच्छा व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, ठीक है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उस चीज़ को दोहराते हैं बार बार कि भाई मुझे लोग अच्छे समझे, प्रशंसा करें, मेरी जो इज्जत करें। आप ये समझते हैं, सोचते हैं ना मुझे पुरस्कार से नवाजा जाए, इसलिए अच्छे से वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बार बार दोहराते हैं। तो जब सकारात्मक कार्य होते हैं तो उसे बार बार अब दोहराया जाता है। क्लियर है बातें? चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें एक क्लास और बच जाएगा आपका। मैं संज्ञानवादी, देखिए ये जितने थे मैंने क्या कहा, ये हम अधिगम के दिख रहे हैं। हम बात कर रहे थे अधिगम के सिद्धांत के ऊपर हम बात कर रहे थे, ठीक है, अधिगम के सिद्धांत के ऊपर बात करते हैं। अधिगम के दो सिद्धांत, दो तरह के सिद्धांत थे। एक जिसे हम कहते थे भाई व्यवहारवादी सिद्धांत, ठीक है। अधिगम के कितने थे, एक व्यवहारवादी सिद्धांत थे और दूसरा क्या है, संज्ञानवादी सिद्धांत। संज्ञानवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी, व्यवहारवादी किस पर बेस्ड था, व्यवहार पर बेस्ड था। व्यवहार कहने का मतलब है प्रयत्न और प्रयास पर बेस्ड था, प्रयत्न प्रयास पर बेस्ड था, अनुबंधन पर बेस्ड था, अनुबंधन पर बेस्ड था। लेकिन जब संज्ञानवादी की बात करते हैं
तो संवेदनशील पर बेस थे, संवेदन पर बेस था, ठीक है। फिर हम बोल सकते हैं चेतना पर बेस्ड है, बुद्धि पर बेस्ड है। देखिए व्यवहारवादियों में हमने क्या कहा, आप लगातार कार्य करेंगे, कोई कार्य करेंगे, ठीक है, और आपके व्यवहार में चेंज आएगी, अनुबंधन होगा। जब कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो अनुबंधन में, ठीक है, अनुबंधन होगा और आपको जो लक्ष्य मिलेगा उसको व्यवहारवादियों ने अधिगम कहा है। लेकिन संज्ञानवादियों का क्या कहना है कि अपनी चेतना से, अपनी बुद्धि से सूझबूझ के अगर आप कोई कार्य करते हैं, इसमें प्रयास की ज़रूरत नहीं होगी। अगर किसी समस्या का हल करना है तो अपनी चेतना से, बुद्धि से आप कोई कार्य को कर लेते हैं, सूझबूझ की समस्या को हल कर लेते हैं, तो इस चीज़ को संज्ञानवादियों ने अधिगम कहा है। तो संज्ञानवादियों को अलग चल रहे हैं, व्यवहारवादियों को अलग चल रहे हैं। तो व्यवहारवादी यही कहते हैं, प्रयास करो, प्रयत्न करो, बार बार करो, प्रयास करो और बंधन लाओ, तब वो अधिगम होगा। और संज्ञानवादी में कहते हैं चेतना होगा, बुद्धि होगा, सूझबूझ के काम करो, ठीक है, सोच समझ के काम करो, समस्या अपने आप हल होती है। ये कहना है संज्ञानवादी का, इसको कहते हैं अधिगम। तो दोनों की अपनी अपनी विचारधारा है, ठीक है, दोनों की अपनी अपनी जो है सिद्धांत है, फिलोसॉफी है। दोनों सिद्धांत को मानने वाले अलग अलग जो है क्या थे, विद्वान थे, वैज्ञानिक थे। जैसे व्यवहारवादियों में हमने देखे थॉर्नडाइक साहब का नियम देखे, पॉलक साहब का नियम देखे, सेल हल साहब का हमने नियम देखे, ठीक है, क्या किया, सेल हल साहब का हमने क्या किए, नियम देखे। तो इस प्रकार हमने क्या किए, 4 ऐसे लोगों का हम नियम दे। बीएफ स्किनर का भी देखें, ठीक है। तो पहले थॉर्नडाइक का देखें, फिर बीएफ स्किनर का देखें, फिर पॉलक का देखें, फिर हल का देखें। इस प्रकार से 4 व्यवहारवादी सिद्धांत हैं, ठीक है। संज्ञानवादी सिद्धांत में भी हम बातें करेंगे कुछ विद्वानों की, ठीक है। जैसे मैक्स वर्दिकर, हम नाम लिए थे, मैक्स वर्दिकर है, कोहलर है, वो संज्ञानवादी है, ठीक है। कट लेविस है, कट कोफ्फा है। स्टार्टिंग के समय जब अधिगम के सिद्धांत मैंने पढ़ाए थे, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी, तो आप उस समय आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्या बताया था, ठीक है। तो एक क्लास में वो हो जाएगा, मैं क्लास में पूरा ख़त्म कर दूंगा संज्ञानवादी सिद्धांत। और जैसे संज्ञानवादी हम सिद्धांत पढ़ेंगे तो जीन पियाजे के बारे में आएंगे। उसके बाद जीन पियाजे का भी संज्ञानवादी सिद्धांत हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, जो देखेंगे जीन पियाजे को भाई साहब को पढ़ेंगे। क्लियर है? इतनी सारी बातें क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं, आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, क्योंकि हम फ्रेश माइंड से देखेंगे संज्ञानवादी, ठीक है। व्यवहारवादी तो आपको पता चल गया होगा किस प्रकार की जो है चीज़ें होती हैं, क्या सिद्धांत हैं इनके, कौन कौन व्यक्ति हैं, ठीक है, क्या क्या नाम है और किन्होंने क्या क्या जो है दिया है, ठीक है। चलिए, तो ये संज्ञानवादी सिद्धांत हो जाएगा। उसके बाद हम जीन पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत देखेंगे, और जो कि बाल मनोविज्ञान पर पूरी तरह से बेस्ड है। जीन पियाजे का जो संज्ञानवादी सिद्धांत है वो पूरी तरह से बाल मनोविज्ञान पर बेस्ड है, बच्चों पर बेस्ड है, वो हम देखेंगे। बच्चों पर बेस्ड जो सिद्धांत है पूरी तरह से जीन पियाजे का है, क्योंकि इनको जनक कहा जाता है, बाल मनोविज्ञान का जनक के नाम से ये जाने जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम देखेंगे, ठीक है भाई। चलिए फिर चलते हैं, क्लास को यहीं पर हम रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत हम देखेंगे संज्ञानवादी सिद्धांत, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू। क्लास मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।